हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास भूगोल चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बुक के पाठ संसाधन एवं विकास के अभ्यास के प्रश्न, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इस वीडियो में पूरे करवाए जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है इसमें वैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं, बहुविकल्पीय, जिसको हम एमसी क्वेश्चन भी बोलते हैं, एमसी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें पहला प्रश्न क्या है कि लो एस किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण है या प्रवाह है या जैव है या अनवीकरण है। लो एस जो है एक अनवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि इसको हम लो एस को एक बार निकाल लें तो दोबारा पृथ्वी से नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग्य लो एस एक प्रकार का संसाधन है। उससे अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? जो समुद्रों में ज्वार भाटा उठता है, यानी कि समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, उन लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो यह किस प्रकार का संसाधन है? यह है पुनः पूर्ति योग्य, या इसको हम नवीकरण भी बोल सकते हो। पुनः पूर्ति मतलब पुनः मानी दोबारा, फिर से, पूर्ति मानी पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार ये एक पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि ज्वार भाटा उठते रहते हैं और उनसे हमें ऊर्जा मिलती रहती है, इसलिए पुनः मानी दोबारा में ये ऊर्जा मिल सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कैसा है। वैसे देखा जाए तो कै का भी है और अजैव भी है, लेकिन ज्यादातर क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखो, पंजाब में भूमि का जो भूमि है जिसपे पेड़ पौधे या फसलें उगाई जाती हैं उसका निम्नीकरण होना। निम्नीकरण क्या होता है? उसकी गुणवत्ता खराब होना, यानी कि भूमि में उर्वरता शक्ति, उसको उपजाऊ शक्ति खत्म होना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो पंजाब के अंदर जो भूमि है वो खराब होती जा रही है, या कह सकते हैं वो बंजर होती जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? वैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे या तो वर्षा कम होना, या अति पशुओं के द्वारा अति चराई करना। लेकिन पंजाब के अंदर सिंचाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और सिंचाई होने से क्या होता है, जब पानी किसी जमीन पे डालते हैं ज़्यादा तो जल के अंदर लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण। और वो लवण जो है मिट्टी में मिल करके उसको खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा, ये जैसे मान लो कोई मिट्टी है और उस मिट्टी के ऊपर एक नमकीन सी परत नजर आएगी आपको, वो क्या है? लवण है। और वो लवण उस भूमि को निम्नीकृत कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो पंजाब में मुख्य कारण भू निम्नीकरण का क्या है? जल सिंचाई या अधिक सिंचाई के कारण पंजाब के अंदर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, या इसको हम सोपानी भी कहते हैं। सीढ़ीदार मतलब सीढ़ीदार, जैसे कोई जगह है और उसको काट काट करके क्या कर देना, ऐसे सीढ़ी बना देना और यहाँ पर खेती करना इस तरह से, ये क्या कहलाता है? सीढ़ीदार खेती कहलाता है। और ये केवल पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचा नीचा क्षेत्र होगा, वहीं पर सीढ़ियाँ बनाने की जरूरत है। अगर मैदानी है तो यहाँ तो आराम से खेती कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको हम सीढ़ियाँ बनाकर खेती करते हैं। तो पूछा है कि किस प्रांत में, प्रांत का मतलब राज्य भी बोलते हो, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, इस प्रकार। तो देखते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उत्तरांचल। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्तरांचल है। तो उत्तरांचल में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा जो बिल्कुल काले रंग की है, वो आपको लगभग जो है मध्य भारत, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उधर आपको काली मृदा मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, तो आपका आ गया गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है? काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा कपास के लिए बड़ी उत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार आपका काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। आपका आंसर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है जो अभ्यास में दिया गया है, उसमें पूछा गया कि 30 शब्दों में उत्तर देना है और उसके पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट क्या है कि 3 राज्यों के नाम बताओ जहां काली मृदा पाई जाती है। अभी थोड़ी सी देर पहले क्वेश्चन था कि काली मृदा मैंने बताया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? थोड़ी सी देर पहले अभी बताई थी, कपास।
तो यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या गुजरात भी बोल सकते हो। हमने केवल कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। तो 3 में हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की। तो इस वीडियो को आप पॉज करके भी इन आंसर को आराम से लिख सकते हैं, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़े अभी बोर्ड के पेपर हैं तो बड़े ध्यान से देखना है, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताओ। देखो डेल्टा क्या होता है? जब नदियां होती हैं पहाड़ों से चल करके समुद्र में गिरती हैं तो वो चलते उनकी धारा की जो स्पीड है, गति है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण वह अपने साथ लाया गया तलछट या मिट्टी को जमा देते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस प्रकार ये जो क्षेत्र बनता है उसको हम डेल्टा कहते हैं, जो कि नदी के मुहाने पर या समुद्र के पास मिलेंगे। जहाँ समुद्र है तो वहाँ पर जो बड़े बड़े इस तरह से आकृतियां हैं उनको हम डेल्टा कहते हैं, नदी के मुहाने पर। तो पूछा है कि पूर्वी तट, कौन सा तट? पूर्वी। भारत का जो तट है ये, जैसे मान लो भारत है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। हमें पता है यहाँ उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम। ये जो पूर्वी तट है ना, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। सबसे बड़ा कारण भी है ये थोड़ा सा नीचा है और ये ऊंचा है, इसलिए सारी नदियाँ, लगभग नदियाँ जो हैं वो पूर्वी क्षेत्र में गिरती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं वो। तो पूछा गया है कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है वहाँ, और इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषता भी बतानी है। तो देखो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ जो जल के द्वारा लाए गए, बहाए गए तलछट को जमा के जो मिट्टी बनती है, पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य 3 विशेषता क्या क्या है? नंबर 1, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया जो तलछट है वो बड़ा उपजाऊ होता है। तो ये एक तो पहला विशेषता क्या है कि उपजाऊ होती है। दूसरा, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहन में दालों वाली फसलें की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श मानी जाती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर बहुत मात्रा में आप चावल उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, दलहन वाली, गेहूं वाली फसल उगा सकते हैं। तीसरा है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि का मतलब होता है थोड़ी सी जगह पर ज्यादा मात्रा में या एक वर्ष में कई फसलें लेना, क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है, लोगों का पेट आराम से भरता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या भी आपको क्या मिलेगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आपको अगर समझ में ना आए तो फिर बता देना, अभी इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे मान लो पहाड़ी क्षेत्र, भाई मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव। अब पहाड़ों पे जब वर्षा होती है तो पानी बहकर चलता है और साथ में उस मृदा को भी बहा ले जाता है, तो वहाँ क्या कदम उठाने चाहिए कि मृदा अपरदन रुक सके? तो देखो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए समोच्च जुताई, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर, पट्टी यानी कि जो फसलें हैं, जैसे मान लो ये फसल उगाई, यहाँ फिर घास की पट्टी उगा देंगे, फिर फसल उगाएंगे, तो यहाँ पे जब पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात आएगी तो यह घास की पट्टियां जो है उसको रोक लेंगी, पानी को सोख लेंगी, उसके बाद आगे चलेगा, यानी कि पानी जो है ना एकदम ढलान से नीचे नहीं उतरेगा। पट्टियां उगाकर पट्टी की कृषि कर पवनों द्वारा उन जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतारों में लगाकर, अच्छा पेड़ को कतार में भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो एक पेड़ लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, इस तरह से जब पानी आएगा तो ये पेड़ उसको रोक लेंगे, और पानी जब आएगा तो पानी पेड़ रोक लेंगे, फिर धीरे से गिरेगा तो कटाव कम होगा। तो इस प्रकार घास की पट्टियां लगाकर या पेड़ों की कतार लगाकर हम बाढ़ के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मेखला का मतलब होता है एक लंबी श्रृंखला, जैसे उपाय कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। भाई सबको पता है, जैव जो जीवित, जो जीव, और अजैव निर्जीव, जो जीवों से ना बने हो। तो ऐसे संसाधन, जैव संसाधन क्या है? भाई जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है,
पूरी पृथ्वी है उसको 4 मंडलों में बांटा है। जीवमंडल, तो जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से प्राप्त होती है, जो जीवमंडल है जितने भी जीवित वस्तुएं हैं तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि जिनके अंदर जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं, प्राणी जात हैं, मत्स्य मछलियां हैं, पशु हैं, ये सब क्या है, जैव मंडल में आते हैं। उसके बाद अजैव संसाधन क्या है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जितने भी निर्जीव से बने हैं। जैसे आपके बस है, रेल है, आपकी डेस्क है जिस पे बैठते हो, चेयर्स हैं, जो भी निर्जीव चीज से बनी है वो सब क्या कहलाती हैं, निर्जीव अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जैसे कि चट्टानें, धातुएं, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है कि भारत में भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग का मतलब किसके लिए उपयोग की जा रही है। मान लिया अगर वहाँ कोई इमारत बना रहे हो, उसके लिए उपयोग हो सकती है, खेती बाड़ी के लिए हो सकती है, या मनोरंजन के लिए हो सकती है। तो इस प्रकार भूमि का उपयोग होता है। और 1960 और 61 में है ना, वन के अंतर्गत यानी कि जो जंगल लगाने के लिए खेती या भूमि का उपयोग किया गया था, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी जितना जंगल थे उतने ही है, ना कम, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका कारण क्या है ये बताना है। तो बताना है भारत में भू संसाधनों के उपयोग को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि भारत के अंदर भूमि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा, कि वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि योग्य भूमि यानी कि कृषि के लिए, चरागाह के लिए भूमि यानी कि चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए भूमि, बंजर भूमि यानी कि जो जिसमें कुछ नहीं होता उसको बंजर भूमि करते हैं। तो इस प्रकार भूमि उपयोग का ये प्रारूप है कि भाई हम भूमि का प्रयोग भारत के अंदर किस किस के लिए करते हैं, किसके लिए, कृषि के लिए, चरागाह के लिए, और बंजर भूमि को अलग छाटा गया है। अब बताना है 1960 से 61 बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें आती हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है, यानी कि पहाड़ों पर जो चट्टानी है, पत्थर वगैरह है, वहाँ खेती नहीं हो सकती, सूखा पड़ता है। मरुस्थल भूमि है, मरुस्थल का मतलब जहाँ वनस्पति नहीं है, वो भूमि किस में आती है, बंजर में आती है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई, गैर कृषि मतलब खेती बाड़ी के लिए नहीं होती वो भूमि, जैसे जहाँ पर बस्ती बसाई जाए, भाई गांव बसा दिया, वो खेती बाड़ी के लिए नहीं लेकिन बसने के लिए है। जमीन का तो प्रयोग हो गया, सड़कें बनाने के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है, रेल लाइन बिछाने के लिए, उद्योग आदि लगाने के लिए भी भूमि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भू उपयोग का वर्णन चल रहा है। उसके बाद वर्तमान आंकड़े के अनुसार, अभी जो आंकड़ा है अनुसार, भारत में लगभग 54% भूमि कृषि योग्य है, 22.5% भूमि वनों के लिए अंतर्गत, और 3.45% भूमि चरागाह के लिए उपलब्ध है, और बाकी की क्या है, वो वनों के लिए। अभी वर्ष 1960 और 61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है भाई? क्योंकि स्वतंत्रता काल के बाद, जब स्वतंत्र हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद, जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्नों को बढ़ाना, भाई खाद्यान्न ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और खाद्यान्न कैसे बढ़ाएंगे, गेहूं और चावल उगाएंगे। अधिकतर भूमि कृषि के लिए उपयोग में ले आई, तथा आधारभूत संरचना की सुविधाओं के लिए, आधारभूत संरचना मतलब क्या होता है भाई, वहां पर नहरें निकालनी है, सड़कें निकालनी है, इसके लिए सुविधाओं के लिए, विकास के लिए भूमि का उपयोग होने लग गया, किया गया। जो वन क्षेत्र के निकासी के लिए जिम्मेदार था, यानी कि वनों से ही निकालना पड़ेगा, जो जंगल थे उन्हीं को काट करके ही तो खेती बाड़ी के लिए बनाया गया, सड़कें बिछाएगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी जंगलों को काटा गया। नगरीकरण, नगरों को बढ़ाने के लिए भी जंगल, वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है, वनोन्मूलन वनों को काटना। इस प्रकार 1960-61 से वनों के अंतर्गत भूमि का 4% ही विस्तार हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर हमने और दूसरे जो खेती बाड़ी के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, नगरों के लिए उस भूमि का उपयोग होने लग गया। इसके कारण 1960 से 61 के बाद वनों के लिए ज्यादा भूमि में विस्तार नहीं हुआ। इस प्रकार ये बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान से इसको पोज कर करके देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। देखो नाम देखा करो ध्यान से, अगर टॉपिक समझ में आ गया ना, आंसर समझ में आ जाएगा। क्या है भाई? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होता है? जो मशीनें हैं या जिसको हम उद्योग धंधे लगाते हैं, उनमें मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। आर्थिक विकास मतलब जिनके लोगों के पास अब धन बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है,
आर्थिक विकास यानी कि जो जो प्रौद्योगिकी मशीनें बढ़ी हैं या लोगों के पास पैसा आया है या आर्थिक विकास हुआ है, उसके कारण जो संसाधन है ना हमारे, उनका अधिक उपभोग कैसे हुआ? भाई सीधी सी बात है, मशीनें जब लगाएंगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो एक चीज बनाने के लिए एक आदमी सारे दिन मेहनत करता है, मशीन उसको 1 घंटे में कर देती है, तो संसाधन ज्यादा होगा, कच्चा माल ज्यादा प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपभोग ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। कृत्रिम उपकरण मतलब जो हमने मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि भाई हम क्या करते हैं, भाई कोई भी काम किया, जैसे अभी इसी बोर्ड को ले लो, पहले बोर्ड से लिखते थे, अभी यूट्यूब से एक ही बार में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है। या हम कह सकते हैं भाई जैसे बिस्किट बनाने हैं, बिस्किट बनाने के लिए एक आदमी थोड़ी मेहनत सारे दिन में मेहनत करेगा तो 2-4 किलो बिस्कुट बना सकता है, लेकिन एक मशीन जो है हजारों लाखों में बिस्किट बना देगी, और वही मशीन ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का प्रयोग करेगी। तो इस प्रकार कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया गया, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा तो जो हमारे संसाधन था उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला कारण क्या है कि कृत्रिम उपकरण बन गए, नई नई मशीनें बन गई, उन्होंने उत्पादन के लिए कच्चा माल लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण संसाधनों का अधिक प्रयोग किया गया या उपभोग किया गया। उपभोग मतलब लिया गया, प्रयोग किया गया। दूसरा कारण क्या है, तकनीक विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है, यानी कि जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, तकनीक बढ़ा, उसके विकास से आर्थिक विकास भी हुआ, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा धन आया जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है तब लोगों की जरूरतें भी बढ़ेंगी। भाई पैसा होगा तो लोग कहेंगे हमें सामान भी चाहिए, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपभोग होता है या उपयोग होता है, प्रयोग होता है। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कहोगे कि भाई सामान खरीदने चलो, अगर पैसे ही ना हो तो सामान भी नहीं लोगे। तो आर्थिक विकास बढ़ने के कारण सामान की मांग या हम कह सकते हैं वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिसके कारण भी लोगों की जरूरतें बढ़ने से जो संसाधन हैं उनका उपयोग बढ़ गया। आर्थिक विकास नवीन तकनीक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा वातावरण भी अच्छा होता जाएगा, इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के कारण और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को आप पोज करके इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार ये अभी तक जितने भी थे वो अभ्यास के प्रश्न थे। अभी हम अगले वीडियो में इसी पार्ट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं, अभी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, वो करवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये अगले वीडियो आपको आसानी से नोटिफिकेशन में मिल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।